Welcome to Quality Coaching Academy. Question number 126. If the tension in the string is double and mass per unit length, जिसको हम कहते हैं linear mass density, they become half. What is the speed of transverse wave? तो अब देखें speed of transverse wave का क्या formula है in a string? What is this? तो V is equal to, सुन ले, V is equal to T divided by ML whole under root. अब सुन ले, अब ये जो है ना टेंशन को आप डबल करें तो ये 2 टाइम्स ज्यादा हुआ और मास पर यूनिट लेंथ को हाफ करें. अब समझ आ गई? मास पर यूनिट लेंथ को हाफ किया है और इसको डबल किया है. अब अगर टेंशन डबल ना तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव 2 अंडर रूट टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि इधर अंडर रूट है ना, होल अंडर रूट है, तो टेंशन डबल, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इंक्रीजेस बाय 2 अंडर रूट टाइम. और इसके साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स. अगर इसको मैं हाफ करूंगा ना, इसको मैं हाफ करूंगा तो ये ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ तो इनवर्स रिलेशन है, तो इसको कम करने से ये दोबारा ज्यादा हो जाएगा. अब अगर इसको मैं हाफ करूंगा तो ये 2 अंडर रूट टाइम ज्यादा हो जाएगा. अब 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट, इससे आएगा 4 अंडर रूट वी, और 4 अंडर रूट वी बराबर है 2v के. तो द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव बिकम डबल. समझ आ गई इसकी? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. 126 में आ रहे ऑप्शन ए. 127 को देखें. A sounding source and listener are both at rest relative to each other. If the wind blow from listener toward the source, then which of the following of the sound will not change? कौन सा टर्म चेंज नहीं होगा? वेवलेंथ. देखे, ये बात याद रखे, वेवलेंथ सिर्फ सोर्स की मोशन की वजह से चेंज हो सकती है. वेवलेंथ मैंने एक्सप्लेन किया था डॉपलर इफेक्ट में कि वेवलेंथ तब चेंज होती है जब सोर्स मूव करे टुवर्ड द लिसनर और अवे फ्रॉम द लिसनर. समझ आ गई ना? तब वेवलेंथ चेंज होती है. इधर देखे, ये है सोर्स ना, इधर देखे, ये है सोर्स, ये है लिसनर. अब देखे, अब सोर्स और लिसनर रेस्ट में है, रेस्ट में. सोर्स से तो साउंड वेव एमिट हो रहा है ना, और साउंड वेव किस तरफ जा रहे हैं? टुवर्ड द लिसनर. अब लिसनर ने विंड ब्लो की ना टुवर्ड द सोर्स. अब आप लोग स्पीड ऑफ साउंड में देखे, स्पीड ऑफ साउंड के इफेक्ट में जब विंड साउंड की डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो करे तब साउंड की स्पीड में कमी आएगी. ये स्पीड ऑफ साउंड के फैक्टर इफेक्टिंग में है कि स्पीड ऑफ साउंड किन फैक्टर्स पे चेंज होती है. अब अगर साउंड और विंड अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करे फिर साउंड की स्पीड में कमी आएगी. तो इधर जो है ना, लिसनर एयर ब्लो करके, विंड ब्लो करके टुवर्ड द सोर्स, और साउंड इस तरफ जा रहे, तो साउंड की स्पीड में कमी आ जाएगी कि नहीं? अब अगर स्पीड में कमी आ गई तो फ्रीक्वेंसी में भी कमी आ जाएगी एंड वेवलेंथ रिमेन सेम, क्योंकि वेवलेंथ में तब चेंज आता है जब सोर्स मूव करे टुवर्ड द लिसनर या सोर्स मूव करे अवे फ्रॉम द लिसनर. इधर लिखा है कि सोर्स एंड लिसनर बोथ आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, और आप एयर ब्लो करें टुवर्ड द सोर्स, उससे क्या होता है? उससे स्पीड ऑफ साउंड में कमी आ जाती है. तो स्पीड ऑफ साउंड चेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज, फेस चेंज, लेकिन वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आएगी. सो which one will not change? Wavelength not change. Option D is the correct option. Now 128. The angular speed in the radian per hour for daily rotation of Earth. pi by 12 radian per hour. ये तो आपको पता है ना. एंगुलर स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला है? थीटा डिवाइड बाय टी. अब एक रोटेशन में अर्थ एक रोटेशन में कितना एंगल कवर करता है? 2 पाई रेडियन. और अर्थ एक रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करता है? 24 आवर. तो इससे क्या हो जाएगा? 2 के साथ कैंसिल, ये हो जाएगा 2 1 आवर, ये हो जाएगा 12. तो क्या हो जाएगा? पाई बाय 12 रेडियन पर आवर. दैट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द डेली रोटेशन ऑफ अर्थ. समझ आ गई? ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन इन 128. 129. A particle is acted upon by the force of constant magnitude which is always perpendicular to the velocity of the particle. The motion of the particle take place in horizontal plane. It follow that the particle move in a circular path. याद रखे, जो फोर्स ना या जो फोर्स मोशन के पैरेलल हो, देखे, जो फोर्स मोशन के पैरेलल हो ना, वेलोसिटी के पैरेलल हो, ऐसा फोर्स बॉडी की स्पीड को इंक्रीज करता है. जो फोर्स मोशन के पैरेलल हो ऐसा फोर्स बॉडी की स्पीड को बढ़ाता है, और जो फोर्स मोशन के एंटी पैरेलल हो ऐसा फोर्स बॉडी की स्पीड को कम करता है.
और जो फोर्स मोशन के परपेंडिकुलर हो, याद रखे, तो परपेंडिकुलर फोर्स कभी भी स्पीड को न कम करता है न ज्यादा, बल्कि ये सिर्फ बॉडी की मोशन की डायरेक्शन को चेंज करता है हर पॉइंट पे। और जब बॉडी की मोशन की डायरेक्शन चेंज होगी हर पॉइंट पे, तो बॉडी सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगी। परपेंडिकुलर फोर्स ऑलवेज चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन and it keep the body to move in a circular path, and that is centripetal force. तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन सी is the correct option in 129. 130 में देखे, a body moving in a circular path with constant speed has a variable acceleration. अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करे ना, देख इधर स्पीड है, बातें नहीं 10 मीटर पर सेकंड, इधर स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकंड, इधर स्पीड क्या है सपोज 10 मीटर पर सेकंड, इधर स्पीड है 10, हर पॉइंट पे स्पीड सेम है ना। अब इसमें कौन सी एक्सेलरेशन है? सेंट्रीपिटल, क्योंकि स्पीड तो सेम है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम किस तरह पढ़ते हैं? v² डिवाइड बाय r। सपोज इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो 1 मीटर है सपोज, और ये मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड, कांस्टेंट स्पीड 10 स्पीड कांस्टेंट, और रेडियस में लेता हूं सपोज 1 मीटर, कितना लेता हूं? अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितनी हो गई? v² डिवाइड बाय r, 10² डिवाइड बाय 1 क्या आएगा इससे? अब हर पॉइंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो गई? हर पॉइंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई 100, तो ये तो कांस्टेंट हो गई, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गई कि नहीं? अब ये एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड मैग्नीट्यूड, ये बात याद रखिए। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे कांस्टेंट होती है, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होता है। देखे, इधर एक्सेलरेशन की वैल्यू 100 होगी लेकिन टुवर्ड साउथ, इधर एक्सेलरेशन की वैल्यू 100 होगी लेकिन टुवर्ड ईस्ट, इधर एक्सेलरेशन की वैल्यू 100 होगी लेकिन वेस्ट, और इधर एक्सेलरेशन की वैल्यू 100 होगी लेकिन नॉर्थ। तो एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड वाइज तो चेंज नहीं हो रही है, लेकिन बार बार ये एक्सेलरेशन अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, और जब वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो जाए तो वेक्टर को हम चेंज कंसिडर करते। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड वाइज, बट एक्चुअली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज वेरिएबल नॉट ड्यू टू चेंज इन देयर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता, वेरिएबल इसको हम क्यों कहते हैं? बार बार डायरेक्शन को चेंज करता है, दैट इज व्हाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन सी। 130 में ऑप्शन सी। 131, द एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूसेस ड्यू टू टार्क, ऑप्शन बी। ठीक है ना? ये जो है ना, ये न्यूटन सेकंड लॉ का एंगुलर फॉर्म है I इंटू एल्फा, और ये न्यूटन सेकंड लॉ का लीनियर फॉर्म है। याद रखिए, फोर्स प्रोड्यूसेस लीनियर एक्सेलरेशन इन द बॉडी, फोर्स प्रोड्यूसेस व्हाट? लीनियर एक्सेलरेशन इन द बॉडी, एंड टार्क प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन इन द बॉडी। Torque always responsible to produces angular acceleration, and force is responsible to produces a linear acceleration in the body. और हम कहते हैं ना कि torque is the rotatory analog of force. Torque is the rotatory analog of force. Rotatory analog mean कि angular acceleration के लिए torque होता है. Torque produces angular acceleration, while force produces what? Linear acceleration. Option B is the correct option. 132 में देखें, an object is traveling in a circle with constant speed. Its acceleration is constant in magnitude. ये भी हमने डिस्कस किया ना, तो acceleration constant होगी लेकिन magnitude wise. ऑप्शन बी। 132 में क्या आएगा? ऑप्शन बी। अब 133 को देखें, a body of mass 4 kg move along in a circle of radius 2 meter with constant speed of 4 meter per second. What is the centripetal force on the body? 32 न्यूटन। ठीक है ना? इसमें क्या आएगा? mv² डिवाइडेड बाय r, इसमें आ रहे 32 न्यूटन, ऑप्शन ए। 134 को देखे, ये 133 में ऑप्शन ए। 134, इन केस ऑफ प्लैनेट्स द नेसेसरी एक्सेलरेशन इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। देखे, प्लैनेट्स में ये जो प्लैनेट्स अर्थ के इर्द गिर्द रोटेट कर रहे हैं ना, या सन के इर्द गिर्द अर्थ रोटेट कर रहे हैं, या मून और अर्थ दोनों सन के इर्द गिर्द रोटेट कर रहे हैं, या मून अर्थ के इर्द गिर्द रोटेट कर रहे हैं, या सैटेलाइट अर्थ के इर्द गिर्द रोटेट कर रहे हैं, इन सब में अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द प्लैनेट्स शामिल है। और अट्रैक्टिव फोर्स कौन सा है?
gravitational force, and that gravitational force between the sun and earth, and gravitational force between the sun and moon, and gravitational force between the earth and moon provided centripetal force to these planets. ठीक है ना? तो ग्रेविटेशनल फोर्स कन्वर्ट होता है किसमें? सेंट्रिपिटल फोर्स में। और फिर सेंट्रिपिटल फोर्स कौन सी एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस करती है? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो ये जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन प्लैनेट्स में होती है ना, ये सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से होती है। लेकिन ये सेंट्रिपिटल फोर्स किधर से आया है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आया। ये बात याद रखें। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन सी 134, ऑप्शन सी 135 में देखें, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट ए कार फ्रॉम 10 to 20 compared with required to accelerate the car from 0 to 10, सेम ना? उसमें क्या आ रहा है? ऑप्शन बी 3 टाइम। देखे, इसमें ये कंसेप्ट है। देखे, एनर्जी रिक्वायर्ड, अगर आप एक बॉडी की स्पीड जो है ना, हम कहते हैं ना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू व्हाट? वर्क और एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क और एनर्जी। अब आप एक बॉडी की स्पीड, चलो मैं बॉडी का मास 1 रखता हूं। बॉडी का मास कितना रखता हूं? अब मैं एक बॉडी के मास, एक बॉडी जिसका मास 1 है, उसकी स्पीड को 0 से 10 तक मैं ले जा रहा हूं। कितना वर्क चाहिए? मैं एक बॉडी जिसका मास 1 kg, आप मास 100 kg भी ले सकते हैं, जो भी आप मास ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप एक बॉडी की स्पीड को 0 से कितना कर ले? 10। तो फिर कितनी एनर्जी आपको चाहिए? तो ये हो जाएगा सपोज 1/2 100 माइनस 0, कितनी एनर्जी चाहिए? 50। जाओ अब सुन ले, अब मैं दूसरी बॉडी है ना, उसका मास भी 1 kg है, मास तो सेम रखा ना, लेकिन उसकी स्पीड में 10 से 20 पे ले जा रहा हूं। तो इधर आप क्या लिखेंगे? 1/2 20 स्क्वायर माइनस 1/2 1 into 10 स्क्वायर। अब देखें तो इससे क्या आएगा? 1/2 और 20 का स्क्वायर क्या है? 400। और इससे आ जाएगा 1/2 और 10 का स्क्वायर 100। तो ये कैंसिल, इससे क्या आ जाएगा? 200 और इससे 50। 200 माइनस 50 150। अब देखें 150 50 से कितना ज्यादा है? 3 टाइम ज्यादा है। अब समझ आ गई? तो इसलिए जब आप किसी बॉडी की स्पीड को 0 से 10 तक ले जाओगे, उसके लिए ई एनर्जी चाहिए, ई। फिर आप बॉडी की स्पीड को 10 से 20 तक ले जाओगे, तो उसके लिए फिर 3E एनर्जी चाहिए, 3 टाइम ज्यादा एनर्जी चाहिए। और उसके लिए कौन सा कंसेप्ट आप यूज करोगे? ये वाला 1/2 mvf स्क्वायर माइनस 1/2 mvi स्क्वायर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क। समझ आ गई? तो स्पीड को 0 से 10 तक ले जाना इजी है, लेकिन स्पीड को 10 से 20 तक ले जाने के लिए ज्यादा वर्क चाहिए। और कितना ज्यादा चाहिए? 3 टाइम। तो इसमें है ऑप्शन बी। 136, द हाफ लाइफ ऑफ Na3322 is 2.6 years. If X gram of this sodium isotopes are initially present, how much is left after 13 years? हाफ लाइफ कितना है? हाफ लाइफ उसका 2.6 ईयर। तो 13 ईयर में कितने हाफ लाइफ हो गए? 5 ना। एक हाफ लाइफ कितना है? एक हाफ लाइफ 2.6 ईयर्स। ठीक। अब मैं 5 × 2.6 कर लूं तो मुझे मिलता है 13। 5 × 2.6, 13 ईयर में कितने हाफ लाइफ होंगे? अगर एक हाफ लाइफ 2.6 ईयर का है, एक हाफ लाइफ 2.6 ईयर का है, तो 13 ईयर में 5 हाफ लाइफ हो गए। कितने? और ये फॉर्मूला अपने साथ लिख के कि आपको 5 हाफ लाइफ बाद या 4 हाफ लाइफ बाद या 3 हाफ लाइफ बाद कितना सैंपल रिमेनिंग होगा? तो रिमेनिंग के लिए है n0 डिवाइड बाई 2 की पावर n। ये है फॉर्मूला, n0 डिवाइड बाई 2 की पावर। और n क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ। n क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अब सुन ले, अब पहले सैंपल कितना था? x, और डिवाइड बाई 2 की पावर कितने? अगर एक हाफ लाइफ 2.6 ईयर का है, तो 13 ईयर में कितने हाफ लाइफ हो गए? 5 हो गए ना। तो 2 की पावर 5, 2 की पावर अब x डिवाइड बाई 2 की पावर 5 का क्या मतलब है? 2 × 2 × 2 × 2 × 2। इससे क्या आएगा? 2 2 × 4 8 16 32। क्या आएगा? x/32। ये फॉर्मूला है। समझ आ गई इसकी?
तो इन नॉट, ये रिमेनिंग के लिए, ये फार्मूला लिख के रिमेनिंग सैंपल के लिए, और ये क्या है, इनिशियल, और 2 की पावर n है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो अगर 2.6 एक हाफ लाइफ है तो 13 ईयर में 5 हाफ लाइफ गुजर गए, इसलिए आप 2 की पावर 5 कर ले एंड यू विल गेट x by 32। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। समझ आ गई इसकी? ऑप्शन ए 136, ऑप्शन ए 137। हाउ लार्ज अ फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट ए बॉडी ऑफ वेट 5 न्यूटन विथ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? कितना फोर्स चाहिए कि एक 5 न्यूटन बॉडी है, 5 न्यूटन वेट है उसका, एक बॉडी का वेट कितना है 5 न्यूटन, उसको कितने एक्सेलरेशन के साथ मूव करना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कितना फोर्स चाहिए, F इज इक्वल टू ma, इतना फोर्स चाहिए। अब मास किस तरह निकालेंगे, वेट कितना गिवन है, वेट mg, और m किसके बराबर हो जाएगा, वेट डिवाइड बाई g। अब इस बॉडी का वेट कितना गिवन है और g की राउंड अप वैल्यू हम क्या लेते हैं 10, तो इस बॉडी का मास कितना हुआ 0.5, ये इस बॉडी का मास हुआ। मैंने बॉडी के वेट से बॉडी का मास निकाला, बॉडी का वेट कितना था 5 न्यूटन। अब 5 न्यूटन ऑब्जेक्ट का मास कितना होता है, तो 5 डिवाइड बाई 10, इसका मास होता है 0.5 kg। अब मास निकला, इधर पुटिंग करें, मास है 0.5 kg, एक्सेलरेशन कितनी है 4, 0.5 मल्टीप्लाई 4 2। समझ आ गई कि नहीं? तो इतना फोर्स चाहिए। आप वेट से मास निकाले और फिर F इज इक्वल टू ma में पुट करें, you will get the required force. So the correct option is option C. The time taken by an engine of power 10 kilowatt to lift the mass of 200 kg to the height of 40 meter, 8 सेकंड। कितना टाइम लेगा, इसमें भी आ रहे ऑप्शन सी, 8 सेकंड टाइम वो लेगा। देखिए किस तरह, पावर किसके बराबर है, पावर बराबर है mgh डिवाइड बाई टी, और काइनेटिक पावर इसके भी बराबर होता है। हाँ, अगर आपको स्पीड गिवन हो, और पावर इसके भी बराबर है और पावर इसके भी बराबर, ये सारे फार्मूले पावर के। अब जब आप किसी बॉडी को ऊपर उठाते हैं फिर पावर के लिए ये फार्मूला है। टाइम मालूम करना है तो T इज इक्वल टू व्हाट, mgh डिवाइड बाई पी। अब मास कितना है बॉडी का 200 kg, और g की वैल्यू 10, और हाइट 40, और पावर कितना है 10 किलोवाट। तो 10 और किलो किसके बराबर है, पावर कितना है 10 किलोवाट। अब सुन ले, ये 0 इसके साथ, ये 3 0 इसके साथ, अब क्या रह गया 2 मल्टीप्लाई 4 8 सेकंड। समझ आ गई? ये है पावर, ये है टाइम, ये 8 सेकंड लेंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 139, the phenomena of mutual induction is practically used in a transformer based on the phenomena of mutual induction. Option B, 139, option B। 139 में क्या आ रहे हैं, ऑप्शन बी। 140 को देख, the momentum of the particle numerically equals to the kinetic energy. What is the velocity of the particle? अगर बॉडी की मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाए तो फिर बॉडी की न्यूमेरिकली बराबर हो जाए तो फिर बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी। अब मैंने मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के बराबर किया, मोमेंटम किसके बराबर होता है, और काइनेटिक एनर्जी 1/2 m²। मास मास के साथ कैंसिल, एक v के साथ, इधर क्या रह गया 1, इधर क्या रह गया 1/2v। ठीक है ना, एक v के साथ कैंसिल, m के साथ कैंसिल, ये 2 इधर आया तो क्या हुआ, ये 1/2 इधर आया तो क्या हुआ 2 इक्वल्स टू v, v इज इक्वल टू व्हाट 2 मीटर पर सेकंड। जिस बॉडी की स्पीड भी 2 हो, ये अपने साथ याद रखिए, जिस बॉडी की स्पीड भी 2 हो उसकी मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है। ऑलवेज मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बिकम इक्वल्स व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज 2। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जिसने ज्यादा लगाया ना। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, इससे पहले 141, if the power of 1 kilowatt is maintained for 1 second then the work done will be option A, 141 ऑप्शन है। देखे वर्क किसके बराबर होता है, पावर मल्टीप्लाई टाइम। पावर किसके बराबर होता है, वर्क डिवाइड बाय टाइम। तो पावर जो है ना वर्क डिवाइड बाय टाइम है, और वर्क है पावर मल्टीप्लाई टाइम। अब कितना जो है ना वो कितना पावर है 1 किलोवाट पावर है, कितने टाइम के लिए मेंटेन है, और किलो किसके बराबर है
1000, तो 1000 को हम लिखते हैं 10⁻³ जूल। वर्क इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई टाइम, पावर गिवन है, टाइम भी गिवन है, तो वर्क जो है ना आपके पास आएगा 10⁻³ जूल, ऑप्शन ए। 141 ऑप्शन ए। 142 को देखें, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन लॉन्च एट द एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज 1.5 मीटर, इट्स रेंज व्हेन लॉन्च एट 45 डिग्री विल बी। 15 पे रेंज आपको देखें, आर इज इक्वल टू आर मैक्सिमम इंटू साइन 2 थीटा, दिस इज द फार्मूला फॉर रेंज एंड मैक्सिमम रेंज। अब 45 डिग्री पे रेंज मांग रहे हैं ना, तो रेंज किस एंगल पे मैक्सिमम होता है? हाँ 45 पे। रेंज किस एंगल पे मैक्सिमम होता है? 45 डिग्री पे। समझ आ गई? तो अब देखें, मैक्सिमम रेंज मालूम करना है, तो मैक्सिमम रेंज के लिए ये फार्मूला हुआ है आर डिवाइड बाई साइन 2 थीटा, ये है फार्मूला। क्योंकि 45 पे जब आप रेंज मालूम करोगे ना, तो जिस एंगल पे रेंज गिवन है उस एंगल की वैल्यू पुट करें। पहले रेंज कितना था? पहले 1.5 मीटर, और किस एंगल पे? साइन 2 इंटू 15। 15 पे ये रेंज था ना, किस एंगल पे रेंज 1.5 था? 15 डिग्री। तो जब आप मैक्सिमम रेंज मालूम करोगे, मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे होता है? जब आप 45 पे रेंज मालूम करोगे, तो जो पहले रेंज था उसको साइन 2 थीटा पे डिवाइड करो। तो पहले रेंज कितना था? और साइन 2 थीटा 1.5, साइन 2 मल्टीप्लाई 15, और साइन 30 किसके बराबर है? 0.5। एनीथिंग डिवाइड बाई 0.5 बिकम डबल। ये लिख के, हर एक चीज को 0.5 पे डिवाइड करो, वो डबल हो जाएगी। एनीथिंग डिवाइड बाई 0.5 बिकम डबल, तो इससे हो जाएगा 3 मीटर। दैट इज द रेंज, मैक्सिमम रेंज ये हो जाएगा। मैक्सिमम रेंज का फार्मूला है रेंज डिवाइड बाई साइन 2 थीटा। 45 पे खुद मालूम हो जाएगा। तो इससे है ऑप्शन ए 142 ऑप्शन ए। 143, रेडियोएक्टिव मटेरियल कैन बी आइडेंटिफाई बाय मेजरिंग देयर हाफ लाइफ, ऑप्शन बी। सुन ले, द स्टेबिलिटी ऑफ इन एलिमेंट, रेडियोएक्टिव एलिमेंट, ये रेडियोएक्टिव है कि नहीं है, ये एलिमेंट ज्यादा स्टेबल है कि नहीं है। स्टेबिलिटी, हार्डनेस और radioactivity of the element can be identified by their half life. Greater the half life, more will be the stability. Stability is directly proportional to half life. समझ आ गई ना? जितना ज्यादा हाफ लाइफ होगा उतना ज्यादा स्टेबल एलिमेंट होगा। तो हाफ लाइफ से हम पहचानते हैं उसकी स्टेबिलिटी को। ऑप्शन बी 143 ऑप्शन बी। हाँ 144, a stone is thrown vertically upward with the velocity of 30 meter per second. If the acceleration due to gravity is 10, then how much path this stone will cover in 1 second, in first second? फर्स्ट सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? हाँ 35 मीटर, 25, ऑप्शन बी। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। देखिए 25 किस तरह, जब आप स्टोन को ऊपर थ्रो करते हैं तो स्टोन की स्पीड बढ़ती है कि कम होती है? बढ़ती है। आप स्टोन को 30 मीटर पर सेकंड के साथ ऊपर थ्रो करते तो ऊपर जाके स्टोन की स्पीड में कमी आती है कि इंक्रीज? स्टोन जब ऊपर से नीचे आता है तो स्पीड बढ़ता है। ऊपर नीचे से जब आप स्टोन को ऊपर थ्रो करते हैं ना, तो स्टोन की स्पीड में हर सेकंड बाद 10 की कमी आती है। तो जब डिक्रीज आता है तो हम डिसेलरेशन लेते हैं। क्या इधर आप प्लस नहीं लोगे? जब बॉडी की स्पीड में कमी आती है तो हम एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस लेते हैं, और वो सिर्फ माइनस नहीं लेते, इक्वेशन में भी माइनस लोगे। तो चूंकि आप स्टोन को ऊपर थ्रो करते हैं तो स्पीड में कमी आती है ना, ये है रिटार्डेशन, डिसेलरेशन है। और डिसेलरेशन में हम ए की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव। तो ये जो है ना एक्चुअल इक्वेशन तो ये है ना। फिर हम क्या करते हैं? VIT। लेकिन हमें पता है जब हम स्टोन को ऊपर थ्रो करते तो स्पीड में क्या आता है? कमी आती है। तो इधर माइनस लगाओ, माइनस प्लस माइनस, अब पुटिंग कर ले। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 30, और कितने सेकंड बाद पूछ रहे? 1 सेकंड बाद। माइनस 1/2, जी की वैल्यू क्या है? 10 और 1 स्क्वायर। तो इससे आएगा 30 माइनस 10 डिवाइड बाई 2, 5 मल्टीप्लाई 1, 30 माइनस 5, 25 मीटर। तो फर्स्ट सेकंड में कवर करेगा 25 मीटर, ऑप्शन बी। 145 को देखे, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन टाइम t स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ऑप्शन ए ना। यही फार्मूला है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये है कि नहीं? अब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो गई, रेस्ट से। तो ये क्या हुआ? 0,
ये 0 और इस इज इक्वल टू 1/2 8 स्क्वायर या 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो इसमें आ रहे ऑप्शन ए 145, ऑप्शन ए 146। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। देखे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू HF माइनस वर्क फंक्शन। ये है एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन व्हाट? फ्रीक्वेंसी। देखे ये वर्क फंक्शन पे भी डिपेंड करे, लेकिन वर्क फंक्शन तो है नहीं इसमें। अब देखे ये कांस्टेंट होता है और ये भी कांस्टेंट होता है। तो इनकमिंग लाइट की अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो तो फिर इनकमिंग लाइट की एनर्जी ज्यादा होगी, और फिर ज्यादा एनर्जी से आप वर्क फंक्शन माइनस करें तो ज्यादा रह जाएगा ना। तो अब जितनी इनकमिंग लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी ही एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो काइनेटिक एनर्जी of ejected electron in photoelectric effect depends on the frequency of incoming light। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन ए 146, ऑप्शन ए 147। कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन, ऑप्शन बी 147, ऑप्शन बी 148। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ एक्स-रेज प्रोडक्शन। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट आती है, लाइट और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं। सुन ले, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में इनपुट होती है लाइट और आउटपुट होती है इलेक्ट्रॉन्स, और एक्स-रेज में इनपुट होती है इलेक्ट्रॉन और आउटपुट में हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिलती है। तो एक्स-रेज एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है इन टर्म ऑफ व्हाट? इनपुट एंड आउटपुट। इसमें है ऑप्शन बी। एंड द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी फॉर 5 सेकंड, व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम। अब हमारे पास है चेंज इन मोमेंटम और एक होता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम बराबर होता है F मल्टीप्लाई T। और टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अगर टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये अगर मांगे तो फिर डायरेक्ट F 100 न्यूटन ही, लेकिन ये तो चेंज इन मोमेंटम मांग रहे। चेंज इन मोमेंटम बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। तो कितना फोर्स लग रहा है? 100 न्यूटन। कितने टाइम के लिए? 5 सेकंड के लिए। और चेंज इन मोमेंटम का यूनिट भी न्यूटन सेकंड होता है, 500 न्यूटन सेकंड। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 150। In a displacement time graph, if the slope of the line increases, the velocity become greater ना, velocity increases। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? तो अगर स्लोप बढ़ रहा हो तो वेलोसिटी बढ़ रही है, और स्लोप कम हो रहा हो तो वेलोसिटी कम, और स्लोप कांस्टेंट तो वेलोसिटी कांस्टेंट। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक, वेलोसिटी ग्रेटर, बिकम ग्रेटर। ऑप्शन बी 150 में आ रहे ऑप्शन बी 151। इफ द बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड नॉर्थ, देन द एक्सेलरेशन इन द बॉडी 0, ऑप्शन डी। ठीक, देखे वेलोसिटी एक्सेलरेशन बराबर है चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन किसके बराबर है? चेंज इन वेलोसिटी। और वेलोसिटी किसके बराबर है? स्पीड प्लस डायरेक्शन। वेलोसिटी किसके बराबर है? एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होगी ना जब इन दोनों में एक चेंज हो जाए, बस। एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होगी जब इन दोनों में एक चेंज हो जाए। अब स्पीड भी मैंने कांस्टेंट रखा है, डायरेक्शन भी एक है, सो देयर विल बी नो एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन कहते हैं आइदर चेंज इन स्पीड आइदर चेंज इन डायरेक्शन। देयर इज नो चेंज इन द स्पीड, नो चेंज इन द डायरेक्शन, देयर विल बी नो एक्सेलरेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 151, ऑप्शन डी 152 को देखें। इफ a body moving with constant acceleration, then the velocity time graph must be straight line। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ VT ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है। तो अगर ये ग्राफ कांस्टेंट हो, स्लोप कांस्टेंट हो, लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी इन 152। अब देखिए, a train cover first half of the distance between two stations at the speed of 40 km per hour and other half at the speed of 60 km per hour, then the average speed of the car will be 48 km per hour। The correct option is option B। देखिए,
जब आपको दो स्पीड्स गिवन हो ना, दो स्पीड्स सुन ले, जब आपको दो स्पीड्स गिवन हो ना 153 में देखे, जब आपको दो स्पीड्स गिवन हो तो एवरेज स्पीड हम इस तरह मालूम करते हैं 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, ये फार्मूला है। व्हेन यू हैव गिवन टू स्पीड्स, दो स्पीड्स गिवन हो और एवरेज स्पीड मालूम करना हो तो उसके लिए ये फार्मूला है 2 और v1 है कितना है 60, v2 है 40 डिवाइड बाय 60 प्लस 40। अब देखे देखे जब देखे इसमें ये ट्रिक है ना कि 60 और 40 का सिंपल एवरेज क्या है, 60 और 40 का नहीं, 60 और 40 का सिंपल एवरेज क्या होता है 60 प्लस 40 डिवाइड बाई 2, ये है ना, तो 60 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 50 ना। अब इस फार्मूले से जो आंसर आएगा, ये सुन ले, इस फार्मूले से जो आंसर आएगा वो सिंपल एवरेज से थोड़ा कम होगा, क्योंकि आप मोशन में सिंपल एवरेज नहीं ले सकते। सिंपल एवरेज आप तब ले सकते हैं जब दो क्वांटिटी सेम हो, ये तो एक 60 एक 40 है, इधर आप ये नहीं कर सकते कि 60 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 50, नो, ये फार्मूला यूज करोगे और आप इसमें पुटिंग करोगे ना तो इस फार्मूले में जो आंसर आएगा वो सिंपल एवरेज से थोड़ा, तो सिंपल एवरेज 50 है ना, इससे कम क्या है 48, और आप पुटिंग कर ले आपको 48 ही मिलेगा। क्या मिलेगा? तो अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं, आप इस तरह नहीं कर सकते ना कि 2 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 40, तो आप कैलकुलेटर नहीं है, ये नहीं कर सकते, तो आप सिंपल एवरेज लो और अपना आंसर सिंपल एवरेज से कम रखो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, और इससे यही आता है 154। A closed surface contain equal and opposite charge. The net electric flux through the closed surface is a, देखिए closed surface contain equal and opposite charge. Equal का क्या मतलब है कि जितना पॉजिटिव है उतना, तो नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज, तो फ्लक्स किसके बराबर होता है, नहीं, फ्लक्स बराबर होता है EA, और या फ्लक्स बराबर होता है चार्ज डिवाइड बाय, आप समझ आ गए, तो नेट चार्ज तो है ही नहीं, क्लोज सरफेस पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए नेट चार्ज का होना जरूरी है, ये बात याद रखो, नेट चार्ज नहीं हो तो फ्लक्स भी नहीं होता। इसमें आ रहे ऑप्शन सी 154, ऑप्शन सी 155, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वन, जूल इज इक्वल टू कूलम इनटू वोल्ट। देखिए पोटेंशियल किसके बराबर होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल किसके बराबर होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल मल्टीप्लाई चार्ज। अब पोटेंशियल का क्या यूनिट है, वोल्ट, और चार्ज का वोल्ट इनटू कूलम इक्वल्स टू वर्क, और वर्क का क्या यूनिट है, तो जूल बराबर है वोल्ट इनटू कूलम, किसके बराबर है, वोल्ट इनटू कूलम। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 155, ऑप्शन डी 156। A total charge of 100 coulomb flow through 12 volt bulb in time of 50 seconds. What is the potential difference between the bulb? 6 volt. देखिए पावर आपको गिवन है, पावर, पावर किसके बराबर होता है, पावर बराबर होता है IV, पावर किसके बराबर होता है, IV, तो P इज इक्वल टू, आपके पास आएगा P इज इक्वल टू IV और V इज इक्वल टू P डिवाइड बाय I। अब पावर कितना गिवन है बल्ब का, 12 वाट, लेकिन करंट मालूम करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, चार्ज बाय टाइम, कितना चार्ज फ्लो कर रहे 100 कूलम, कितने टाइम में 50 सेकंड, करंट कितना आया 2 एम्पेयर, और आप इधर पुटिंग करें तो 12 डिवाइड बाई 2 6 वोल्ट, ये है वोल्टेज, वोल्टेज बराबर है पावर डिवाइड बाय करंट, और करंट बराबर है Q बाय T, तो इससे आएगा ऑप्शन ए। नाउ the potential gradient between two charge plates having the separation of 0.5 centimeter and potential difference of 12 volt। देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड को कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट डेल्टा V बाय डेल्टा R को कहते हैं, डेल्टा V बाय, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, और ये किसके बराबर है, अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, कितना है पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, और डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज प्लेट्स कितना है, तो देखिए ये जो है ना आपको गिवन है पोटेंशियल, वो पोटेंशियल डिफरेंस, ये है 6 वोल्ट, ठीक, और ये है 0.5 सेंटीमीटर, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0.5 बिकम डबल,
ये 12 है, ये 12 वोल्ट है। तो 12 वोल्ट डिवाइड बाई 0.5, एनीथिंग डिवाइड बाई 0.5 बिकम, ये 24 हुआ, लेकिन ये सेंटीमीटर है, क्या है, इसको मीटर में चेंज करो। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻² मीटर, और 10⁻⁻² पर जाए तो +2 हो गया, और 10⁻+2 बराबर है 100 के। तो 24 मल्टीप्लाई 100, 2400। ये सेंटीमीटर को हमने किस में चेंज किया, मीटर में, फिर ऊपर जाके ये 100 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो इससे क्या आएगा, ऑप्शन डी। The time constant RC have the unit of what? None of these. तो इसमें सेकंड नहीं है ना, इसमें 1/2 है। RC टाइम कांस्टेंट का यूनिट है सेकंड। द प्रोडक्ट ऑफ द यूनिट ऑफ R एंड C, ये है टाइम कांस्टेंट, और इसका यूनिट हमेशा सेकंड होता है। तो इसमें है ऑप्शन डी, 158 ऑप्शन डी, none of these। 159, the quantity 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E स्क्वायर, ये E है, हाँ, ये एप्सिलॉन स्क्वायर नहीं है, ये ई स्क्वायर है। हैव द सिग्निफिकेंट ऑफ व्हाट, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। देखे कैपेसिटर में एनर्जी इतनी स्टोर होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर, ये है एनर्जी, ये है एनर्जी। और एनर्जी डेंसिटी किसे कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको भी वॉल्यूम पे डिवाइड करे, इसको भी वॉल्यूम पे डिवाइड करे, तो वॉल्यूम बराबर होता है एरिया मल्टीप्लाई डिस्टेंस, ये कैंसिल। तो एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम को हम एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, और ये बराबर होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर। ई वैल्यू जो है ना, ये बराबर होती है एनर्जी डेंसिटी के, और एनर्जी डेंसिटी बराबर होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के। तो ये जो है ना करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा आ रहा है, ऑप्शन सी। नाउ 160 में देखें, द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर हैविंग डाइलेक्ट्रिक मीडियम टू द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर हैविंग फ्री स्पेस इक्वल्स टू रिलेटिव परमिटिविटी। ऑप्शन ए 160 में आ रहे ऑप्शन ए। देखे रिलेटिव परमिटिविटी बराबर होती है सी मीडियम कैपेसिटेंस इन मीडियम डिवाइड बाय कैपेसिटेंस इन अ वैक्यूम। समझ आ गई, ये है रिलेटिव परमिटिविटी। इस तरह भी हम रिलेटिव परमिटिविटी लिख सकते हैं, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स इन अ मीडियम, इलेक्ट्रिक फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम, ये भी है। और कैपेसिटेंस इन मीडियम डिवाइड बाय कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। क्यों, क्योंकि फोर्स वैक्यूम में ज्यादा होता है, लेकिन कैपेसिटेंस मीडियम में ज्यादा, तो जो ज्यादा हो उसको ऊपर लिखेंगे, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है। तो ये भी ठीक है रिलेटिव परमिटिविटी, ये भी ठीक। इधर आपने वैक्यूम को क्यों ऊपर लिखा है, क्योंकि वैक्यूम में फोर्स ज्यादा होता है। इधर मीडियम को क्यों ऊपर लिखा है, क्योंकि मीडियम में कैपेसिटेंस वैक्यूम से ज्यादा होता है। तो ज्यादा को कम पे हम डिवाइड करते। इसमें आ रहे ऑप्शन ए 160 ऑप्शन ए। 161 को देखे, 161 if there is current of 3.2 ampere then the number of electron passing through the conductor। करंट बराबर होता है इन ई बाई टी, करंट हमेशा बराबर होता है इन ई बाई टी या क्यू बाई टी। तो क्यू बराबर होता है इन ई के, ये भी करंट का फॉर्मूला है इन ई बाई टी। अब हमने क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन एन की वैल्यू मालूम करनी है, एन की। ये तो ये जो एन है ना, इसकी वैल्यू हो आई मल्टीप्लाई टी डिवाइडेड बाय ई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना करंट है इसमें, 3.2 टाइम 1 सेकंड डिवाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब आप 3.2 को 1.6 पे डिवाइड करें, 2 आएगा ना। 3.2 1.6 का डबल है, तो 3.2 डिवाइड बाय 1.6 2, और 10⁻⁻19 ऊपर जाके +19, इतने इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे इन ए कंडक्टर टू प्रोड्यूस 3.2 एम्पायर करंट इन 1 सेकंड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 161 ऑप्शन ए। 162 which of the following are ohmic conductors, metals, metals are ohmic material। ऑप्शन बी 162 ऑप्शन बी, क्योंकि थर्मिस्टर और सेमीकंडक्टर ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता, इसलिए इसको नॉन ओहमिक कंडक्टर कहते हैं। और 163 द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर इज ऑलवेज नेगेटिव। टेम्परेचर कोएफिशिएंट फॉर थर्मिस्टर सेमीकंडक्टर्स ऑलवेज नेगेटिव। और क्यों नेगेटिव होता है,
हाँ, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा। ऑप्शन सी, फोटोन इज ए क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखे ये 164 में, देखे 164 में ये था, ए फोटोन इज चार्ज पार्टिकल एन इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन पेयर। इसके साथ ये ऑप्शन में लिख के ना, ये मेडिकल पेपर में आया था, इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन पेयर, तो ये भी गलत है। हर एक फोटोन इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन पेयर नहीं बनाता। और फोटोन क्या है, ए क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 165, a wire of resistance 3 ohm is stretched to twice of its original length. Its resistance become what? हाँ, वायर का लेंथ आपने स्ट्रेचनेस के थ्रू डबल किया ना। देखे, देखो गोरे, वायर की लेंथ को डबल करे ना, वायर की लेंथ को डबल करे तो उसका रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। लेकिन स्ट्रेचनेस से वायर की लेंथ को डबल करते हैं, स्ट्रेचनेस से वायर की लेंथ को डबल करते हैं ड्यू टू स्ट्रेचनेस। फिर ये फार्मूला आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर। जब आपको सिंपल ये बता दे कि लेंथ ऑफ द वायर बिकम डबल, इट्स रेजिस्टेंस बिकम डबल, बस। लेकिन अगर आपको ये बता दे कि द लेंथ ऑफ द वायर डबल ड्यू टू स्ट्रेचनेस, वायर को हमने स्ट्रेच किया फिर उसका लेंथ डबल हुआ, तो स्ट्रेचनेस से क्या होता है, जब आप वायर को स्ट्रेच करते हैं ना और उसका लेंथ तो डबल किया आपने, लेकिन इसका एरिया स्ट्रेचनेस से वायर 10 हो जाता है, 10, तो लेंथ तो बढ़ गया लेकिन एरिया कम हो गई। तो लेंथ के डबल होने से रेजिस्टेंस डबल हुआ, एरिया हाफ होने से रेजिस्टेंस फिर डबल हुआ। तो ये फॉर्मूला है। इन क्या है, इन कि हाउ मच टाइम देयर लेंथ इंक्रीजेस ड्यू टू स्ट्रेचनेस। तो कितना उसका लेंथ बढ़ा, 2 टाइम, तो इन की जगह क्या पुट करे, 2 स्क्वायर इंटू आर, तो आर डैश इज इक्वल टू 4r। तो 4r 4 टाइम रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये जो है ना, पहला रेजिस्टेंस क्या था, 3, 4 मल्टीप्लाई 3 ओम, 12 ओम। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी, 165 ऑप्शन बी। 166 देखे, स्टूडेंट कनेक्ट of 6 volt battery and 12 volt battery in a series and then connect this combination with 10 ohm resistance. What is the current in this combination? देखे, जब आप EMF सोर्सेस को सीरीज में लगाते हैं ना, जब आप वोल्टेज सोर्सेस को सीरीज में लगाते हैं तो फिर वो ऐड हो जाता है। जब 2 बैटरीज को आप सीरीज में लगाते हैं तो उसकी EMF, उसकी वोल्टेज बढ़ जाती है, और जब आप बैटरीज को पैरेलल में लगाते हैं तो उनकी जो वोल्टेज होती है दे रिमेन सेम। आप 100 वोल्ट और 100 वोल्ट के 2 बैटरीज को पैरेलल में लगा दे, रिजल्टेंट वोल्टेज भी 100 होगी। लेकिन अगर आप 100 वोल्ट और 100 वोल्ट के 2 बैटरीज को सीरीज में लगाते हैं तो रिजल्टेंट वोल्टेज 200 हो जाएगी, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज ऐड होता है। उससे हर एक अपनी अपनी वैल्यू फिर होगी, फिर टोटल कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक वो तो इंडिविजुअल एक्ट करता है ना। पैरेलल में तो सर्किट के जो पाथ होते हैं वो तो डिफरेंट होते हैं, वो हर एक के लिए अपना अपना करंट होगा, फिर हर एक के लिए अलग अलग मालूम करो। तो देखिए इसमें कितना है, एक की वैल्यू कितनी है 6 और दूसरे की, और सीरीज में लगाया ना तो नेट वोल्टेज कितना हुआ 18 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। तो करंट कितना होगा V सीरीज डिवाइडेड बाय R। तो नेट वोल्टेज जब आप 2 बैटरीज को सीरीज में लगाते हैं नेट वोल्टेज ऐड होता है। तो 6 और 12 18 डिवाइड बाय 10 1.8 एम्पेयर। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। 167, when atom in the gaseous state are excited to emit radiation, the spectrum obtained is a line spectrum। ऑप्शन ए, सुन ले, देखे ये जो है ना एटम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम और आयोनाइज्ड गैस स्पेक्ट्रम ऑलवेज गिव अस लाइन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम और आयोनाइज्ड गैस स्पेक्ट्रम इज ऑलवेज एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रम। और इसके अलावा सॉलिड, लिक्विड और डेंस गैस, सॉलिड, लिक्विड और डेंस गैस ऑलवेज कंटिन्यू स्पेक्ट्रम। तो सॉलिड, लिक्विड और डेंस गैस कंटिन्यू स्पेक्ट्रम देता है, लेकिन आयोनाइज्ड गैस, एक्साइटेड गैस और ये जो है ना एटम और मॉलिक्यूल, ये आपको लाइन स्पेक्ट्रम देगा। ऑप्शन ए
168. Radium atom 236 और Z है 86. Emits alpha particle. The number of proton in the resultant atom. Option C 84. देखे अल्फा जो है ना किसी भी एटम से जो है ना अल्फा एमिट हो जाए, ये है 236, ये है 86, इससे अल्फा एमिट हो जाए ना तो अल्फा का मास है 4 और चार्ज है 2। कोई भी एलिमेंट से अल्फा एमिट हो जाए तो उसकी मास में 4 कमी आएगी और उसकी चार्ज नंबर में 2 कमी आ जाएगी। अल्फा का चार्ज है 2, अल्फा का मास है 4। कोई भी एलिमेंट अल्फा एमिट करे मास में 4 कमी आएगी और चार्ज में 2 कमी आएगी, तो उसका चार्ज नंबर 86 था, अल्फा एमिट किया अभी 84 हो जाएगी। ऑप्शन सी। द यूनिट ऑफ हेनरी इज इक्वलेंट टू वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। ऑप्शन ए 170। हाउ मेनी न्यूक्लियन आर देयर इन द एटम ऑफ यूरेनियम 235? और न्यूक्लियन किसे कहते हैं? इसको एटॉमिक मास को, मास नंबर को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो इसका मास नंबर है 235, इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है 235। ऑप्शन डी 171। इफ द स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट विल अनएफेक्टेड। ऑप्शन ए स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करे तो वो स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन रिमेन स्टेशनरी रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स के लिए क्या चाहिए? क्यू वी बी साइन थीटा। उसके लिए चार्ज पार्टिकल के साथ मोशन चाहिए। वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा जिसके साथ मोशन हो। अब अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? क्यू 0 बी साइन थीटा, तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0, उस पर फोर्स होगा ही नहीं, unaffected। 172। when the charged particle enter in uniform magnetic field there is a change in a direction of velocity। याद रखे magnetic force always move the charged particle in a circular path। वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स की बात हमने की ना परपेंडिकुलर एंगल पे, तो इसलिए मैग्नेटिक फोर्स कभी भी चार्ज पार्टिकल को स्पीड अप, बात नहीं, मैग्नेटिक फील्ड कभी भी चार्ज पार्टिकल को स्पीड अप या स्लो डाउन नहीं करता। मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल की मोशन की डायरेक्शन को बार बार चेंज करता है। और सुन ले, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, वो स्पीड को चेंज करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज चेंज द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज चेंज द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। 172 ऑप्शन बी। 173 if the current in the parallel conductor are flowing in opposite direction then the conductors repel each other। जब दो कंडक्टर सेम डायरेक्शन में करंट कैरी करे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इधर कौन सी फोर्स होगी? अट्रैक्शन। और जब दो कंडक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी करे तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। when the conductor carry current in opposite direction they repel each other। when the conductor carry current in the same direction they will attract, इधर होगा repulsion। and the second last, the SI unit of magnetic flux is Weber and Weber equals to Newton meter per ampere। Newton meter per ampere, option A। 175 the force on the wire of length 1 meter carrying the current of 1 ampere lying normal to the magnetic field equals to magnetic flux density। magnetic field देखे मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होता है? F डिवाइड बाय IL। अब देखे, अब ये ना B F और करंट की क्या वैल्यू गिवन है? 1 और लेंथ की 1, तो F डिवाइड बाय 1/1 तो ये 1 ही आएगा। तो F इज इक्वल टू F। फोर्स मैग्नेटिक फील्ड बराबर होता है F डिवाइड बाय IL के। तो आपको कहते हैं कंडक्टर है उसमें 1 एम्पेयर करंट है और उसका लेंथ कितना है? 1 मीटर। तो फिर वो फोर्स किसके बराबर होगा? मैग्नेटिक फील्ड के। और मैग्नेटिक फील्ड का दूसरा नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। एंड द लास्ट वन, द फ्रीक्वेंसी एट विच 1 हेनरी इंडक्टर हैव द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। देखे इंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है 2 पाई FL। ये इंडक्टर की रेजिस्टेंस का फार्मूला है 2 पाई FL। F क्या है? फ्रीक्वेंसी, और L क्या है? इंडक्टेंस। और हमें इंडक्टर का रेजिस्टेंस गिवन है, कितना गिवन है? 500 ओम। ये इंडक्टर का रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 2 पाई F। और ये जो है ना इंडक्टेंस, इसकी वैल्यू क्या है? 1।
इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी ना, तो इंडक्टेंस की जगह 1 पुट करे, 2 पाई एफ की वैल्यू मालूम करनी है और इंडक्टिव रिएक्टेंस हमें गिवन है 500 ओम। अब आपने एफ मालूम करना है, इधर भी 2 पाई पे डिवाइड करे, इधर भी 2 पाई पे, ये कैंसिल और फ्रीक्वेंसी आ गई 500। 2 पाई की क्या वैल्यू है 6.28, 500 को 6 पे डिवाइड करे, यू विल गेट 80। समझ आ गई? दैट इज द फ्रीक्वेंसी।